एक बात पूछूं? अभिमन्यु बोला। हाँ पूछिए। अन्वी बोली। अगर तुम्हें पता चले कि मैंने तुमसे झूठ बोला है तो तुम क्या करोगी? अभिमन्यु बोला तो अन्वी हैरानी से उसे देखने लगी। आप मुझसे झूठ क्यों बोलोगे भला? अन्वी ने पूछा। अगर बोला तो? अभिमन्यु बोला। क्या? अभिमन्यु सुबह सुबह आप बेफालतू की बातें लेकर बैठ गए। मुझे यकीन है कि आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। अनवी बोली तो अभिमन्यु उसकी ओर देखने लगा। अनवी की बात सुनकर अभिमन्यु चुपचाप नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। अनवी ने भी घर का काम फिनिश किया और राजेंद्र जी से मिलने के लिए हॉस्पिटल की ओर चल दी। आर्ट टेक्सटाइल। अभिमन्यु अपने केबिन में बैठा हुआ है कि उसके इंटरकॉम पर कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि कोई स्नेहा नाम की लड़की उससे मिलने आई है। ठीक है, उसे मेरे केबिन में भेजो। अभिमन्यु बोला और स्नेहा के आने का इंतजार करने लगा। आज स्नेहा ने पहली बार इतना बड़ा ऑफिस देखा था। वो बड़े ध्यान से इधर उधर देखते हुए अपने ही ध्यान में चली जा रही थी कि सामने से आ रहे नमन से टकरा गई। नमन फोन पर बात करते हुए चला आ रहा था। स्नेहा के टकराने से उसके हाथ में पकड़ा हुआ फोन नीचे गिर गया। देखकर नमन की नज़र स्नेहा पर गई तो उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। कमर तक आते उसके बाल, 5 फुट 5 इंच हाइट, गोल गोल आंखें, गोरा रंग, दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है नेहा। नमन की नजरें तो उसी पर जम गईं। देखकर नहीं चल सकते? आंखें हैं या बटन? स्नेहा गुस्सा करते हुए बोली। देखकर तो आप भी चल सकती थी। पहली बार इतना बड़ा ऑफिस देखा है क्या? नमन बोला। तुम्हारी शक्ल देखकर तो लगता है इतना बड़ा ऑफिस तुमने भी पहली बार ही देखा होगा। स्नेहा नमन को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली। क्या? मैं इस ऑफिस का मालिक हूँ। स्नेहा की बात सुनकर हड़बड़ाया सा नमन बोला। हाँ हाँ, तुम्हारे बॉस तुम्हें जरा सा भाव क्या दे देते हैं, तुम खुद को मालिक ही समझने लगते हो। अगर तुम्हारे बॉस को पता चला ना कि तुम खुद को इस ऑफिस का मालिक समझते हो तो तुम्हें इस ऑफिस से 2 मिनट में निकाल देगा। अब अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि अब मन्नू राजपूत का केबिन कहाँ है? स्नेहा ने नमन से पूछा। तुम्हें अब मन्नू राजपूत से क्या काम है? नमन ने पूछा। ये तुम्हें क्यों बताऊं मैं? अब मन्नू राजपूत के ऑफिस के बारे में बताना है तो बताओ, नहीं तो हटो मेरे रास्ते से। स्नेहा नमन पर गुस्सा करते हुए बोली। अच्छा, और अगर नहीं हटा तो? नमन बोला। तो मैं अभी के अभी तुम्हें नौकरी से निकलवा सकती हूँ, समझे तुम? अब हटो मेरे रास्ते से। स्नेहा बोली और फिर उसने नमन को अपने हाथ से पीछे किया और आगे बढ़ गई। आखिर कौन है ये लड़की और इसे भाई से क्या काम है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? नमन खुद से बोला और फिर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। नमन अपने केबिन में आया तो उसकी पीए वहां बैठी कुछ काम कर रही थी। जूली, कम हियर। नमन ने अपनी पीओ को बुलाया तो वो अपनी सीट से उठकर उसके पास आ गई। जी सर, जूली बोली। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? नमन ने पूछा। बहुत अच्छे, जूली शर्माते हुए बोली। मेरा मतलब है मेरी शक्ल कैसी है? नमन ने जूली को शर्माते हुए देखा तो बोला। बहुत हैंडसम, डैशिंग, हॉट। जूली बोली। क्या तुम्हें मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूँ? नमन ने जूली से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आपकी पर्सनालिटी देखकर तो लगता है कि आपसे इंटेलिजेंट यहाँ कोई है ही नहीं। जूली बोली तो नमन की छाती खुशी से चौड़ी हो गई। तो फिर उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा? उसे हीरे की पहचान ही नहीं करनी आती होगी। नमन मुंह बनाते हुए बोला। कुछ दूर चलकर स्नेहा को एक डोर के बाहर अभिमन्यु राजपूत का नाम लिखा हुआ उसे नजर आया। उसने केबिन को डोर को नॉक किया और अंदर आ गई। थैंक्स मेरे कहने पर यहाँ आने के लिए, अभिमन्यु बोला। आपने अनबी से झूठ क्यों बोला? अपनी आइडेंटिटी तक बदल दिया आपने और अपने परिवार को जीते जी खत्म कर दिया आपने। क्यों? स्नेहा ने आते ही अभिमन्यु पर सवाल दाग दिए। अनबी के लिए, अभिमन्यु बोला तो स्नेहा हैरानी से उसे देखने लगी। अनबी के लिए? अपने प्यार के लिए? स्नेहा ने सवालिया नजरों से अभिमन्यु को देखा। प्यार के लिए? अपने ही प्यार को धोखे में रखा आपने? स्नेहा बोली। मैं अनबी को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन गए कि मैं उससे सच नहीं कह सका। अभिमन्यु बोला। ऐसे कौन से हालात थे जिन्होंने आपको झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया?
स्नेहा ने पूछा। पिछले 2 सालों से मैं अनबी को ढूंढ रहा था और जब वो मुझे मिली तो उसने मुझे अभिमन्यु सिंघानिया समझ लिया। अभिमन्यु बोला, लेकिन आप उसे 2 सालों से क्यों ढूंढ रहे थे? स्नेहा ने अभिमन्यु से पूछा। क्योंकि 2 साल पहले जाने अनजाने में उसने मेरी जान बचाई थी। अभिमन्यु बोला तो स्नेहा हैरानी से उसे देखने लगी। उसके लिए सब उलझा हुआ था। अभिमन्यु की बातें उसे एक पहेली की तरह लग रही थी। जान बचाई थी? स्नेहा ने पूछा तो अभिमन्यु ने उसे सब बात बता दिया कि वो 2 साल पहले अनबी से कैसे मिला। मैं तो अनबी को जानता तक नहीं था। अगर जानता था तो बस उसका स्पर्श। उस रात के बाद वो अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। जब अनबी अचानक 2 साल बाद मेरे सामने आई और उसने मुझसे हाथ मिलाया तो मैं उसे पहचान गया। ये वही लड़की है जिसे मैं 2 सालों से ढूंढ रहा था। अभिमन्यु बोला तो स्नेहा की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो धड़ाम से चेयर पर बैठ गई। क्या हुआ स्नेहा? तुम ठीक तो हो ना? अभिमन्यु ने पूछा तो स्नेहा आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। तुम्हें पता है जब अनवी हमें मिली तो वो बहुत ही बुरी हालत में थी। काफी हद तक वो जल चुकी थी। मैं और शिखा आंटी उसे हॉस्पिटल ले गए जहां उसे एडमिट किया गया। डॉक्टर ने उसकी सर्जरी की। सर्जरी काफी मेजर थी और अनवी के बचने के चांसेस ना के बराबर ही थे। सर्जरी तो सक्सेसफुल रही लेकिन अनवी कोमा में चली गई। शिखा आंटी को उसमें अपनी बेटी अनवी नजर आ रही थी। वो किसी भी हालत में उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसका इलाज कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 दिन बाद जब अनवी की सारी रिपोर्ट्स आईं तो डॉक्टर ने बताया कि अनवी कुछ ही महीनों की प्रेग्नेंट थी। स्नेहा भरे गले से बोली, प्रेग्नेंट? अभिमन्यु हैरानी से स्नेहा की ओर देखने लगा। हाँ, प्रेग्नेंट थी वो, लेकिन उस हादसे ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। उसका बच्चा, उसकी पहचान, सब कुछ। स्नेहा बोली, मतलब वो बच्चा मेरा था? अभिमन्यु बोला। उसकी आंखों में भी नमी उतर आई थी। हाँ, 6 महीने बाद जब अनबी को होश आया तो उसे बीते हुए कल के बारे में कुछ भी याद नहीं था और हमने भी उसे कुछ नहीं बताया। उसकी प्रेगनेंसी के बारे में भी नहीं। शिखा आंटी ने उसे एक नई पहचान दी, अपनी बेटी अनबी की। वो बेटी जो कुछ साल पहले उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। शिखा आंटी को अनबी के रूप में उनकी बेटी वापस मिल गई और अनबी को माँ। दोनों को एक दूसरे के लिए जीने की वजह मिल गई। स्नेहा बोली, काश मैं उस वक्त अनबी को ढूंढ पाता। अभिमन्यु इतना ही बोल पाया। बोलते बोलते उसका गला रुंध गया। मुझे नहीं पता था कि आप अनबी से इतना प्यार करते हैं। बिना देखे बिना जाने आप उससे बेपनाह मोहब्बत करते आए हैं और मैंने आपकी इस पाक मोहब्बत पर शक किया। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि आप दोनों हमेशा साथ रहें। स्नेहा बोली, थैंक्स। अभिमन्यु बोला, आपको पता है यहाँ आने से पहले मैं आप पर बहुत गुस्सा थी। मुझे लगा कि आप अनबी को धोखा दे रहे हैं, उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि आप तो कभी अनबी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। स्नेहा बोली तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। क्या लोगी, चाय या कॉफी? अभिमन्यु ने स्नेहा से पूछा। चाय, स्नेहा बोली और वहां लगे सोफे पर बैठ गई। इधर अनवी हॉस्पिटल पहुंची। उसने वैशाली जी को कॉल किया तो वैशाली जी उसके पास आ गई। अनवी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैशाली जी ने अनवी से कहा। वो अंकल जी की तबीयत खराब थी तो सोचा मैं उनसे मिल लेती हूँ। अनवी बोली तो वैशाली जी उसे बड़े प्यार से देखने लगी। कैसी है अब उनकी तबीयत? अनवी ने पूछा। पहले से बेहतर है। तुमसे मिलेंगे तो और ठीक हो जाएंगे। वैशाली जी बोली और अनवी को साथ लेकर राजेंद्र जी के वार्ड की तरफ बढ़ गईं। आओ। वैशाली जी अनवी को अंदर ले आईं। राजेंद्र जी सो रहे थे। वैशाली जी ने उन्हें आवाज लगाई तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और वैशाली जी की ओर देखने लगे। देखिए, आपसे मिलने कौन आया है? वैशाली जी बोली। कौन? राजेंद्र जी उठकर बैठ गए। वैशाली जी ने हाथ से सामने की ओर इशारा कर दिया। आपकी बहू। वैशाली जी राजेंद्र जी के कान में बोली तो राजेंद्र जी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उन्होंने जल्दी से अपना चश्मा पहना और सामने की ओर देखने लगे। ये हमारे अभिमन्यु की पत्नी है अनवी। वैशाली जी बोली तो राजेंद्र जी मुस्कुरा दिए। आसमानी कलर के चूड़ीदार में अनवी बाट के डोर के पास ही खड़ी थी। उसने राजेंद्र जी को अपनी ओर देखते पाया
तो हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते कहा। राजेंद्र जी ने भी बड़े ही प्यार से अनबी के अभिवादन का जवाब दिया। कैसी तबीयत है आपकी? अनवी ने राजेंद्र जी से पूछा। बहुत अच्छी, राजेंद्र जी बोले। आंटी, मैं आप दोनों के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। हाँ, आपके जैसा स्वादिष्ट खाना तो नहीं बना पाई मैं, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल के खाने से अच्छा ही होगा। और अंकल जी के लिए मैंने सूप बनाया है, वो भी बिना मिर्च और मसालों के। एक बैग में से टिफिन निकालते हुए अनबी बोली। तो वैशाली जी ने प्यार से अनबी के सिर पर हाथ रख दिया। अनबी ने वैशाली जी के लिए खाना लगा दिया और सूप लेकर राजेंद्र जी के पास आ गई। लीजिए अंकल, आपके लिए हेल्दी एंड फ्रेश सूप। अनबी बोली तो राजेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए अनबी के हाथ से सूप ले लिया। थैंक्स बेटा, राजेंद्र जी बोले, और उन्होंने भी आशीर्वाद भरा हाथ बड़े प्यार से उसके सिर पर रख दिया। वैशाली जी और राजेंद्र जी के नाश्ता करने के बाद अनवी ने टिफिन को वापस पैक कर दिया। खाना सच में बहुत टेस्टी था। वैशाली जी अनवी के गाल को अपने हाथ में भरते हुए बोली, मैंने जो भी सीखा आपसे ही सीखा। बिल्कुल माँ की तरह प्यार से समझाया सब आपने। अनवी वैशाली जी का हाथ पकड़ते हुए बोली तो वैशाली जी मुस्कुरा दी। अब मैं चलती हूँ। अंकल जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। अनवी बोली। एक मिनट रुको बेटा, राजेंद्र जी बोले तो अनवी रुक गई। राजेंद्र जी ने वैशाली जी को इशारा किया तो वैशाली जी ने राजेंद्र जी का वॉलेट उन्हें पकड़ा दिया। इधर आओ। राजेंद्र जी ने अनवी को अपने पास बुलाया तो अनवी वैशाली जी की ओर देखने लगी। वैशाली जी ने अनवी को इशारा किया तो वो राजेंद्र जी के पास आ गई। अपना हाथ आगे लाओ। राजेंद्र जी अनवी से बोले तो अनवी उनकी ओर देखने लगी। क्या सोच रही हो? आगे करो हाथ। वैशाली जी अनवी से बोली तो अनवी ने हाथ आगे बढ़ा दिया। राजेंद्र जी ने शगुन के तौर पर अनवी के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? अनवी ने कहा। आज मैंने अपनी बहू को पहली बार देखा और पहली बार बहू के हाथ का बना खाना खाया, तो शगुन तो बनता ही है ना। राजेंद्र जी बोले। अगर आपने मुझे सच में अपनी बहू माना होता तो आप ये सब नहीं करते। ये शगुन तो मेरे खाने की कीमत हो गया। अगर आप सच में मुझे अपनी बहू मानते हो तो ये वापस ले लीजिए और अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर रख दीजिए। मेरे लिए यही सबसे बड़ा शगुन होगा। अनवी बोली और अपने हाथ में पकड़ा हुआ शगुन उसने राजेंद्र जी के कुर्ते की पॉकेट में डाल दिया। फिर अनवी ने राजेंद्र जी और वैशाली जी को बाय बोला और वहां से आ गई। अब समझ आया कि तुम्हारे बेटे ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। अनवी को जाते देख राजेंद्र जी बोले तो वैशाली जी मुस्कुरा दी। हाँ, ये तो है। नाज है मुझे अपने बेटे की पसंद पर। वैशाली जी बोली। संस्कारी होने के साथ साथ रिश्तों की समझ भी अच्छे से है उसे। मैं अपने अपमान्यों के लिए बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहता था। राजेंद्र जी बोले। और आपका बेटा ले आया? वैशाली जी बोली और फिर दोनों मुस्कुरा दिए। आर टेक्सटाइल। इधर चाय पीने के बाद स्नेहा ने अभिमन्यु को बाय बोला और उसके केबिन से बाहर आ गई। इधर नमन ने अंदर आने के लिए जैसे ही अभिमन्यु के केबिन का डोर खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो स्नेहा ने अंदर से बाहर की तरफ डोर खोल दिया, जो सीधे जाकर नमन की नाक पर लगा। हाँ, नमन चिल्लाया। ओह, आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं था कि आप बाहर हो। स्नेहा बोली। तुम यहाँ क्या मेरा नुकसान करवाने के लिए आई हो? कभी मेरा फोन तोड़ रही हो और कभी मेरी नाक। नमन गुस्से में स्नेहा पर चिल्लाया। ओह हेलो मिस्टर, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे टकराने का। तुम वो मेरे रास्ते में आ जाते हो। स्नेहा भी एटीट्यूड दिखाते हुए बोली। भाई, कौन है ये लड़की और यहाँ क्या कर रही है? नमन केबिन के अंदर आते हुए बोला। तुम अपने बॉस को भाई क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है तुम इस कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय हो। ये झूठी शान किसी और को दिखाना। स्नेहा भी नमन के पीछे पीछे अंदर आ गई। उन दोनों को धनाधन अंदर आते देख अभिमन्यु उनकी ओर देखने लगा। ओह, तो अब मेरे जीजू को भाई बुलाओगे? स्नेहा बोली। ये तुम्हारे जीजू नहीं, मेरे भाई हैं। नमन बोला। ये मेरे जीजू हैं। मेरे भाई हैं। जीजू, भाई। स्टॉप इट। स्नेहा और नमन को लड़ते देख अभिमन्यु अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। क्या हो रहा है सब? अभिमन्यु दोनों को गुस्से से घूरते हुए बोला। भाई, इसे बताओ कि मैं कौन हूँ। नमन अभिमन्यु से बोला। जीजू, पहले आप इसे ये बताओ कि मैं कौन हूँ। स्नेहा बोली।
अब मन्नू तो बेचारा कभी स्नेहा का चेहरा देख रहा था तो कभी नमन का। आखिर उसने अपना फोन उठाया और वहां से बाहर आ गया। अरे जीजू, कहाँ जा रही हो? स्नेहा बोली और अब मन्नू के पीछे भाग पड़ी। भाई मेरी बात तो सुनो, नमन बोला और वो भी अब मन्नू के पीछे पीछे हो लिया। तुम्हारी वजह से भाई चले गए। अब मन्नू के केबिन के बाहर रुकते हुए नमन स्नेहा को घूरते हुए बोली, मेरी वजह से? मैं पिछले 1 घंटे से जीजू के साथ थी, तुम्हारे आते ही वो चले गए। मुझे लगता है वो भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली, ये क्या तुमने शकल शकल लगा रखा है? क्या प्रॉब्लम है मेरी शक्ल में? इतना हैंडसम तो दिखता हूँ। नमन बोला, प्रॉब्लम तुम्हारी शक्ल में नहीं, तुम्हारी अकल में है। स्नेहा बोली, खुद की शक्ल देखी है? ना शक्ल है और ना ही अकल, बंदरिया कहीं की। नमन बोला, तुम हो बंदर, दिखते भी वैसे ही हो और हरकतें भी वैसे ही हैं। स्नेहा बोली, देखो तुम। नमन स्नेहा को उंगली दिखाते हुए बोला, उंगली नीचे? मैं भी क्यों तुमसे बहस करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ? स्नेहा बोली, हाँ तो मत करो बहस, मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। नमन बोला, जा रही हूँ, मुझे भी यहाँ रुककर तुम्हारी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है। स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली और वहां से चली गई। जंगली बिल्ली कहीं की। स्नेहा को जाते देखकर नमन धीरे से बुदबुदाया, और तुम जंगली सुअर। स्नेहा रुकते हुए नमन की तरफ पलटते हुए बोली तो नमन आंखें बड़ी करके उसे देखने लगा। स्नेहा ने नमन को घूर कर देखा और वहां से चली गई। मैंने तो धीरे से बोला था, इसको कैसे सुनाई दे गया? नमन सोचते हुए खुद से बोला, खैर मुझे क्या, सुन लिया तो सुन लिया, मैंने कौन सा झूठ कहा। जंगली बिल्ली ही तो है, सारा दिन खराब करके रख दिया इसने मेरा। पता नहीं भाई ने इस लड़की को यहाँ क्यों बुलाया था। नमन बोला और फिर अपने केबिन में चला गया। हॉस्पिटल। मैम, सर का सैंपल हमने टेस्ट के लिए भेज दिया है। आप डॉक्टर से बात करके इन्हें घर ले जा सकती हैं। राजेंद्र जी का चेकअप करने के बाद नर्स बोली, थैंक यू। नर्स की बात सुनकर वैशाली जी ने नर्स से कहा और फिर जल्दी से अभिमन्यु और नमन को कॉल करके सब बता दिया। वैशाली जी से फोन पर बात करने के बाद दोनों भाई एक साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गए। भाई वो लड़की कौन थी जो सुबह आपसे मिलने आई थी? ड्राइव करते हुए नमन ने अभिमन्यु से पूछा। कौन सी लड़की? अभिमन्यु लैपटॉप पर अपना काम करते हुए बोला, अरे भाई, जंगली बिल्ली जो आपके केबिन में थी। नमन बोला, अच्छा वो अनबी की फ्रेंड है स्नेहा। अभिमन्यु नमन से बोला, हो ही नहीं सकता, इतनी मैनरलेस फ्रेंड और भाभी की? इम्पॉसिबल। नमन बोला, वैसे अकल की कमी तुझमें भी कुछ कम नहीं है, क्या जरूरत थी उससे लड़ने की? अभिमन्यु बोला, भाई, गलती उसकी थी। नमन बोला, और उस गलती के लिए उसने तुझे सॉरी भी बोला था? अभिमन्यु बोला, हाँ हाँ, आप तो अपनी साली की साइड लोगे ना, भाई तो कुछ मायने ही नहीं रखता आपके लिए। नमन बोला। अभिमन्यु ने नमन को घूर कर देखा और फिर उसने अपने ईयरपॉड्स निकाले और अपने कानों में लगा लिए। अभिमन्यु को ऐसा करते देख नमन ने बच्चों जैसा मुंह बना लिया और सामने रोड को घूरते हुए ड्राइव करने लगा। कुछ ही देर में नमन ने गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग एरिया में पार्क की। नमन गाड़ी से उतरा और अंदर की ओर चल दिया। अब मन्नू ने भी अपना लैपटॉप लिया और अंदर की ओर बढ़ गया। डॉक्टर से बात करने के बाद अब मन्नू डॉक्टर के केबिन से बाहर निकला और कुछ आगे बढ़ा तो मैटरनिटी वार्ड के पास उसे एक कपल नजर आया जिनकी गोद में अभी कुछ ही महीने का बच्चा था। उस बच्चे को देख अब मन्नू को स्नेहा की बात याद आ गई। हाँ, प्रेग्नेंट थी वो, लेकिन उस हादसे ने उसे उसका सब कुछ छीन लिया। उसका बच्चा, उसका परिवार, उसकी पहचान, सब कुछ। स्नेहा की बात याद कर अब मन्नू की आंखें नम हो गईं और उसके आंसू ने उसकी गाल को भिगो दिया। अब मन्नू ने खुद को संभाला और फिर वैशाली जी और राजेंद्र जी के पास उनके वार्ड में आ गया। क्या कहा डॉक्टर ने? अब मन्नू को देखते ही वैशाली जी ने उससे पूछा। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अब मन्नू बोला, तू फिलहाल ये बता कि मुझे घर ले जा रहा है या नहीं? राजेंद्र जी अभिमन्यु से बोले, हाँ, एक शर्त पर। अभिमन्यु बोला तो राजेंद्र जी हैरानी से उसे देखने लगे। कैसी शर्त? राजेंद्र जी बोले, आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप अपनी दवाई टाइम से लेंगे। आप दवाई ले रहे हैं या नहीं, इस बात का ध्यान माँ खुद रखेंगी।
और आप इस बात के लिए माँ को रोकेंगे नहीं। अभिमन्यु बोला, हाँ हाँ ठीक है, मुझे तेरी सारी शर्त मंजूर है, लेकिन फिलहाल मुझे घर ले चल। इस कमरे से और इस मशीन की बोरिंग आवाज़ से मैं बोर हो गया। मुझे नहीं रहना यहाँ, राजेंद्र जी बोले। और अगर आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो? अभिमन्यु बोला। तो तू जो कहेगा वही होगा, राजेंद्र जी बोले। ठीक है, अगर आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो आपका यहीं पर बेड लगवा दूंगा हॉस्पिटल में। अभिमन्यु बोला, नहीं तोड़ता मेरे बाप, अब चल घर चल। राजेंद्र जी बोले तो वैशाली जी मुस्कुरा दी। वैशाली जी को मुस्कुराते देख राजेंद्र जी का मुंह बन गया। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है ना? वैशाली जी को घूरते हुए राजेंद्र जी बोले। हाँ तो आप भी ना अपने बेटे से ही मानते हो, उसके सामने आपकी जिद नहीं टिक पाती। वैशाली जी हंसते हुए बोली तो राजेंद्र जी उन्हें घूरने लगे। नमन कहाँ है? राजेंद्र जी ने पूछा। हाँ बस नमन हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता ही होगा, अभिमन्यु बोला। वैशाली जी ने हॉस्पिटल से अपना सारा सामान समेट लिया और चलने के लिए रेडी हो गई। अब तक नमन भी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वार्ड में आ गया। फिर सब एक साथ घर के लिए निकल गए। राजेंद्र जी को घर छोड़ने के बाद नमन और अभिमन्यु ऑफिस के लिए निकल गए। शाम का समय, ऑफिस खत्म होने के बाद अभिमन्यु घर के लिए निकल गया। कुछ देर बाद उसने गाड़ी को घर के पार्किंग एरिया में पार्क किया। अभिमन्यु ने डोरबेल बजाई तो अनवी ने डोर खोल दिया। अनवी को देख अभिमन्यु को स्नेहा की कई सारी बातें याद आ गईं। उसका दिल कर रहा था कि अभी अनवी को गले से लगा ले और अपने दिल का सारा दर्द उससे बयान कर दे और उसका दर्द अपने अंदर समेट ले, लेकिन वो मजबूर था, इसलिए अनवी को एक झूठी मुस्कुराहट देते हुए चुपचाप अंदर आ गया। अनवी अब मन्नू के लिए चाय बनाने के लिए किचन में आ गई। कुछ ही देर में चाय बन गई। चाय बनाने के बाद अनवी अब मन्नू के पास उसके रूम में आ गई। राजेंद्र अंकल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई क्या? अनवी ने पूछा। हाँ मिल गई, कल तक उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, अमन बोला। होप सो कि सब ठीक हो। बहुत ही भले लोग हैं राजेंद्र अंकल और वैशाली आंटी। तुम राजेंद्र जी को कैसे जानती हो? आई मीन तुम कब मिली उनसे? अमनु ने पूछा। आज ही सुबह, मैंने सोचा उनके लिए नाश्ता ले जाऊं, अनवी बोली तो अमनु उसे देखकर मुस्कुरा दिया। अच्छा किया, अमनु बोला। आपको पता है मैंने जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था और मुझे कल इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अनवी खुश होते हुए बोली। वाह दैट्स ग्रेट। कौन सी कंपनी में? अब मनु ने पूछा। आपकी जानी पहचानी है वो कंपनी, अनवी बोली। कौन सी कंपनी? अब मनु चाय का कप उठाते हुए बोला। आप जहाँ जॉब करते हो, आर्ट टेक्सटाइल। अनवी बोली तो अब मनु ने, जो अभी अभी चाय का सिप मुंह में भरा था, वो फट से फव्वारा बनाकर बाहर निकाल दिया। क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? अनबी जल्दी से उठकर अब मन्नू के पास आ गई और उससे पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, चाय बहुत अच्छी बनी है, अब मन्नू बोला। तो ऐसे बाहर क्यों निकाल दी? मेरी जॉब लगने से आपको खुशी नहीं हुई क्या? अनवी ने पूछा। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। वो तो चाय के साथ मच्छर चला गया था मुंह में, अब मन्नू सोचते हुए बोला। ओह, मैं दूसरी बना देती हूँ। अनवी ने इतना ही कहा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, अमन ने बोला। लेकिन, अनवी बोली, लेकिन मैंने कहा ना, मुझे और चाय नहीं पीनी है, अमन ने बोला। तो अनवी अपनी सीट पर आकर बैठ गई। कौन सी पोस्ट मिली तुम्हें वहां? अमनु ने अनवी से पूछा। फैशन एंड लग्जरी टेक्सटाइल के डिपार्टमेंट में, अनवी बोली तो अब मन्नू की आंखों में चमक आ गई। थैंक गॉड, वो सारा डिपार्टमेंट नमन के अंडर आता है, अमनु रिलैक्स होते हुए बोला। लेकिन फिर अगले ही पल उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। लेकिन अनवी तो नमन को भी पहचानती है। और बोल झूठ, एक झूठ छुपाने के लिए पता नहीं और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे तुझे, अभिमन्यु राजपूत। अभिमन्यु अपने मन में बोला। क्या हुआ, अनवी ने पूछा। कुछ नहीं, वो मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग थी, अभी अभी याद आया मुझे, अभिमन्यु अनवी से बोला। ओह ओके, तो आप मीटिंग अटेंड कीजिए, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ, अनवी बोली और अभिमन्यु के रूम से बाहर आ गई। अनवी के रूम से बाहर जाते ही अभिमन्यु ने जल्दी से डोर को अंदर से लॉक किया। फिर उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और नमन का नंबर डायल किया। फैशन एंड लग्जरी डिपार्टमेंट के लिए तुम्हें मैनेजर मिल गया? नमन के फ़ोन उठाते ही अब मनु ने उस पर अपना सवाल दाग दिया।
हाँ, जूली बता रही थी कि कल 2-3 लड़के और एक लड़की को बुलाया है इंटरव्यू के लिए। नमन बोला, और तुम्हें पता है कि वो लड़की कौन है? अभिमन्यु बोला, कल पता चल जाएगा। कल ऑब्वियसली इंटरव्यू है सबका। नमन बोला, हाँ कल ऑब्वियसली अम्बी को भी सब पता चल जाएगा। अभिमन्यु बोला, अच्छा, लेकिन कैसे भाई? नमन ने पूछा, जब वो इंटरव्यू के लिए ऑफिस आएगी तब। अभिमन्यु बोला, लेकिन भाभी क्यों आएंगे इंटरव्यू के लिए? नमन इतना ही बोला कि बोलते बोलते रुक गया। एक मिनट, एक मिनट, कहीं वो लड़की भाभी ही तो नहीं? नमन सोचते हुए बोला, जी हाँ, वो अनबी ही है। तुमने सिलेक्ट करने से पहले नहीं सोचा? इडियट, अभिमन्यु बोला, भाई मैं क्या करता? भाभी हर तरह से इस जॉब के काबिल थी। बस गलती यह हुई कि मैंने उनका नाम नहीं पूछा जूली से, और अगर पूछा भी होता तो उनकी काबिलियत को नज़रअंदाज करना बहुत गलत होता। भाभी के साथ नाइंसाफी हो जाती। नमन बोला, हाँ, अभिमन्यु ने इतना ही कहा। मुझे लगता है आपको भाभी को सच बता देना चाहिए। नमन बोला, हाँ कोशिश तो कई बार की, लेकिन डर लगता है अनबी को खोने से। अभिमन्यु बोला, हाँ, नमन ने इतना ही कहा। गुड नाइट, अभिमन्यु बोला, और उसने फोन काट दिया। अनबी के चिल्लाने की आवाज सुनकर अभिमन्यु जल्दी से रूम से बाहर आ गया। क्या हुआ? अभिमन्यु किचन की तरफ भागा। वो अभी किचन तक पहुंचा ही था कि अनबी भागते हुए वहां से बाहर आ गई। अनबी ने अभिमन्यु को देखा तो उसके गले से लग गई। अभिमन्यु ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनबी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अनबी के सिर को सहलाते हुए अभिमन्यु बोला। छिपकली, घबराई हुई सी अनबी बोली, तो अभिमन्यु ने उसे उसके कंधे से पकड़कर खुद से दूर किया। क्या छिपकली? अभिमन्यु बोला। हाँ, वहाँ किचन में छिपकली है, अनबी बोली। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अभिमन्यु बोला। आप प्लीज उसे निकाल देंगे? उसकी मौजूदगी में मैं खाना नहीं बना सकती। अनबी बोली। हाँ, ऑफ कोर्स, छिपकली से कौन डरता है? बताओ कहाँ है, मैं अभी निकाल देता हूँ उसे। अभिमन्यु बोला। वो किचन के सामने वाली दीवार पर। अनबी बोली, तो अभिमन्यु ने झाड़ू उठाया और किचन की तरफ बढ़ गया। अभिमन्यु ने सामने वाली दीवार पर देखा तो छिपकली वहीं बैठी उसे ही घूर रही थी। अभिमन्यु ने झाड़ू ऊपर उठाया और जैसे उसने छिपकली को भगाने के लिए झाड़ू दीवार पर मारा, छिपकली उछलकर नीचे गिर पड़ी और जमीन पर रेंगते हुए उसकी तरफ भागी। अभिमन्यु उल्टे पांव वहां से बाहर आ गया। उसने जल्दी से किचन का डोर बंद कर दिया। उसको ऐसे भागते देख अनबी जोर से हंस पड़ी। छिपकली से कौन डरता है? अनबी हंसते हुए बोली। हाँ तो, वो छिपकली थोड़ी डरावनी थी। अभिमन्यु तिरछी नजरों से अनबी को देखते हुए बोला। अनबी ने अभिमन्यु को अपनी ओर देखते पाया तो उसने अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाई। हंस क्यों रही हो? अभिमन्यु अनबी को घूरते हुए बोला, तो अनबी ने अपने होठों पर अपनी उंगली रख ली। अच्छा, नहीं हंस रही, लेकिन ये तो बताओ कि उसकी मौजूदगी में मैं खाना कैसे बनाऊं? अनबी बोली, हम डिनर बाहर करेंगे। मैं कल ही पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाता हूँ। अभिमन्यु बोला। उसने अनबी की तरफ देखा तो वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। अब बत्तीसी निकालना बंद करो और जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। अभिमन्यु बोला तो अनबी रेडी होने के लिए अपने रूम में आ गई। कुछ ही देर में अनबी रेडी होकर बाहर आ गई। उसने ब्लैक कलर की कुर्ती और वाइट कलर का प्लाजो पहना हुआ था। बालों को खुला छोड़ा हुआ था। देखने में हर बार की तरह अट्रैक्टिव लग रही थी। अभिमन्यु ने उसे देखा तो देखते ही रह गया। तुम्हें जितनी बार भी देखता हूँ तुम हर बार पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अनबी को देखते हुए अभिमन्यु अपने मन में बोला। चले? अनबी अभिमन्यु के पास आकर बोली। हाँ चलो, अभिमन्यु बोला। कुछ ही देर में दोनों होटल पहुंच गए। अभिमन्यु ने गाड़ी 5 स्टार होटल के सामने जाकर रोकी। हम यहाँ डिनर करने नहीं जाएंगे? अनबी होटल की तरफ देखते हुए बोली। क्यों, इसमें क्या बुराई है? अभिमन्यु ने पूछा। अभिमन्यु, ये 5 स्टार होटल है, पता है यहाँ सब कितना कॉस्टली होगा, और ऊपर से जीएसटी, ये हमारे बजट से बाहर है। अनबी बोली। इट्स ओके अनबी, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। अभिमन्यु बोला। नहीं, हम किसी ढाबे पर चलेंगे, वहाँ पर यही सब लो प्राइस में भी मिलेगा और टेस्ट भी बेस्ट होगा। आप चलिए मेरे साथ, अनबी बोली। लेकिन
अभिमन्यु इतना ही बोला था कि अनवी बोली, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, हम ढाबे पर चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। अनवी बोली, हाँ चलो। अभिमन्यु अनवी की जिद के आगे झुकते हुए बोला, अब अभिमन्यु राजपूत तुम्हारे लिए ढाबे का खाना भी खा लेगा। अनवी को देखते हुए अभिमन्यु अपने मन में बोला। फिर उसने गाड़ी को उस दिशा में मोड़ लिया जिस ओर अनवी ने चलने के लिए कहा था। कुछ दूर चलने पर अनवी ने अभिमन्यु को एक ढाबे की तरफ इशारा करते हुए गाड़ी रोकने को कहा। अनवी जल्दी से गाड़ी से उतर गई, लेकिन अभिमन्यु गाड़ी में ही बैठा रहा। अब चलिए भाई, क्या सोच रहे हैं आप? अनवी बोली तो अभिमन्यु गाड़ी से बाहर आ गया। दोनों अंदर जाकर एक टेबल पर बैठ गए। अनवी ने दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया। आपको पता है, ये मेरी खाने की फेवरेट जगह है। मैं और स्नेहा मोस्टली यहीं आते हैं खाना खाने। अनवी खुश होते हुए बोली। उसे खुश देखकर अभिमन्यु भी मुस्कुरा दिया। अब तक दोनों का ऑर्डर भी आ गया। अनवी ने जल्दी से एक बाइट तोड़ी और उसे गरम गरम दाल में भिगोकर अभिमन्यु की तरफ बढ़ा दिया। अनवी को बड़े प्यार से निहारते हुए अभिमन्यु ने वो बाइट अपने मुंह में ले ली। कैसा है? अनवी ने पूछा। यमी, अभिमन्यु खुश होते हुए बोला। कुछ देर बाद दोनों ने खाना फिनिश किया और घर की ओर निकल पड़े। अगली सुबह सुबह होते ही पेस्ट कंट्रोल वाले अभिमन्यु के घर पहुंच गए। पेस्ट कंट्रोल और घर की सफाई होने के बाद अनवी ने अभिमन्यु के लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद अभिमन्यु ने अनवी को बाय बोला और जाने लगा, तो अनवी ने उसे रोका और उसके पास आते हुए बोली, अरे मुझे बेस्ट ऑफ लक तो बोलते जाइए, आज मेरा इंटरव्यू है। बेस्ट ऑफ लक, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह जॉब जरूर मिल जाएगी, अभिमन्यु बोला और उसने अनवी का माथा चूम लिया। मैं किसी भी हाल में तुम्हें यह जॉब नहीं दे सकता, अभिमन्यु खुद से बोला और फिर वो ऑफिस के लिए निकल गया। आर्ट टेक्सटाइल। अभिमन्यु ऑफिस पहुंचा तो नमन पहले से ही अभिमन्यु के केबिन में मौजूद था। भाई, आ गए आप? आपका ही इंतजार कर रहा था, अभिमन्यु को देखते हुए नमन बोला। क्या प्लान है? अभिमन्यु ने नमन से पूछा। हम भाभी को बोल देंगे कि आज का इंटरव्यू कैंसिल हो गया है, या फिर हमें मैनेजर मिल गया है, नमन बोला। नहीं, इंटरव्यू के लिए ऐसे क्वेश्चंस रेडी करो जिसका आंसर अनवी दे ही ना पाए। आई एम श्योर कि अनवी को फैब्रिक के बारे में डीप नॉलेज नहीं होगी, अभिमन्यु बोला। लेकिन भाई, ये भाभी के साथ नाइंसाफी होगी। जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछना ये सही नहीं है। एक झूठ छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगे आप, नमन बोला। जानता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे जो सही लग रहा है मैं वही करूँगा। वक्त आने पर मैं अनवी को सब सच बता दूंगा, अभिमन्यु बोला। होप सो कि वो वक्त जल्दी आए, नमन बोला और अभिमन्यु की केबिन से बाहर आ गया। मैं जानता हूँ कि तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे सच कैसे बताऊं। और अगर सच जानने के बाद अनवी ने मुझे झूठा समझकर ठुकरा दिया मैं तो मैं क्या करूँगा? नहीं, मैं उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही उसके बिना जी सकता हूँ, अभिमन्यु खुद से बोला। इधर अभिमन्यु के जाने के बाद अनवी ने घर का सारा काम निपटाया। उसने घड़ी की तरफ देखा तो 10 बज रहे थे। 11 बजे इंटरव्यू है, अनवी खुद से बोली और फिर रेडी होने के लिए चली गई। रेडी होने के बाद उसने अपना बैग उठाया और घर को लॉक करके आर्ट टेक्सटाइल की ओर निकल गई। अनवी ने अपनी स्कूटी को आर्ट टेक्सटाइल के पार्किंग एरिया में पार्क किया और अंदर आ गई। अनवी ने रिसेप्शन पर इंटरव्यू के लिए पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे सामने जाने के लिए कहा। अनवी आगे बढ़ी तो वहाँ और भी कैंडिडेट बैठे हुए थे। अनवी वहाँ लगी चेयर पर बैठ गई। अभिमन्यु का केबिन। सवालों से भरा हुआ एक पेपर अभिमन्यु ने नमन के हाथ में थमा दिया, जिसे उसने खुद तैयार किया था। नमन का दिल तो नहीं कर रहा था कि वो पेपर इंटरव्यू के लिए भेजे, लेकिन अभिमन्यु का ऑर्डर था तो उसे वो पेपर इंटरव्यू रूम तक पहुंचाना ही था। नमन ने जूली को बुलाया और वो पेपर उसे दे दिए। जूली उन पेपर्स को लेकर इंटरव्यू रूम तक आ गई। इंटरव्यू के लिए 3 लोगों की एक टीम को चुना गया था। कुछ ही देर में इंटरव्यू स्टार्ट किया गया। बारी बारी से कैंडिडेट्स को बुलाया गया। 1 से 2 सवालों के जवाब देने के बाद सबने हार मान ली और कई कैंडिडेट तो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जजेस भी उन कैंडिडेट्स के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अब तक
उन्हें ऐसा कोई नज़र नहीं आया जो फैशन एंड लग्जरी डिपार्टमेंट का मैनेजर बन सके। अब बारी थी अनवी की। अनवी को इंटरव्यू रूम में बुलाया गया। अनवी के मन में थोड़ा सा डर था, पर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी। जजिस को विश करने के बाद वो सामने लगी चेयर पर बैठ गई। सेल वी स्टार्ट मिसेज अनवी? एक जज ने पूछा तो अनवी ने हाँ में सिर हिला दिया। अच्छे कपड़े की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? एक जज ने पूछा। अच्छे कपड़े की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस तरह से बुना गया है, उसमें कौन सा फाइबर इस्तेमाल किया गया है और उसका वजन कितना है। अनवी बोली। उसके जवाब में इतना वजन था कि तीनों जज एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। सबसे बढ़िया कपड़ा कौन सा होता है? दूसरे जज ने सवाल पूछा। कपास, क्योंकि यह नेचुरल है, आरामदायक, टिकाऊ और धोने में आसान होता है। कपास सांस लेता है, इसलिए वो हमें ठंडक देता है। इसके हल्के से लेकर भारी वजन तक के कपड़े बनाए जाते हैं। अनवी बोली। आप अच्छी क्वालिटी वाले कपड़ों की पहचान कैसे करेंगी? तीसरे जज ने सवाल पूछा। असली कपड़े हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, इसलिए छूने पर आपको उनमें कोई रगड़ या कचरा महसूस नहीं होना चाहिए। अनवी बोली। इधर अभिमन्यु अपने केबिन में बैठा हुआ सारा इंटरव्यू लाइव देख रहा था। अनवी सारे जवाब इतने स्मूथली दे रही थी कि अभिमन्यु भी हैरान था। वहीं नमन के चेहरे पर एक स्माइल थी और अनवी के हर जवाब के साथ वो स्माइल बड़ी होती जा रही थी। सबसे मुलायम कपड़ा कौन सा होता है? दूसरे जज ने पूछा। कश्मीरी सबसे नरम कपड़ों में से एक है, क्योंकि यह महीन ऊन के रेशों से बना होता है। अनवी बोली। कैसे पता चलेगा कि कपड़ा सूती है? पहले जज ने पूछा। दो तरीकों से, एक तो बर्न टेस्ट से और दूसरा कपड़ों की सतह पर पानी की कुछ बूंदें डालकर उसका परीक्षण करें। अगर पानी जल्दी सोख लिया जाता है तो संभवतः कपड़ा सूती कपड़े से बना है। अनवी बोली। सबसे कीमती कपड़ा कौन सा है? तीसरे जज ने पूछा। हिमालय से कश्मीरी, दक्षिण अमेरिका से बिकुना कपड़ा और एशिया में कारीगरों द्वारा बुना गया रेशम। अनवी बोली। भारत में सबसे सस्ते कपड़े कहाँ मिलते हैं? एक जज ने पूछा। भारत का सबसे कपड़ा बाजार दिल्ली के गांधीनगर में स्थित है। गांधीनगर के कपड़ा बाजार को देश के अलावा एशिया का सबसे सस्ता बाजार कहा जाता है। इस बाजार की खास बात यह है कि आप यहाँ से हर ब्रांड और सभी के लिए कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। अम्मी बोली। अब मनु ने इंटरकॉम से इंटरव्यू रूम में कॉल किया। एक जज ने फोन उठाया तो अब मनु ने एक और सवाल दिया पूछने के लिए। दुनिया का सबसे महंगा वस्त्र बिकना क्या है? जज ने पूछा तो अनवी सोच में पड़ गई। अनवी को जवाब देता न देखकर अब मनु के चेहरे पर सुकून भरी एक मुस्कुराहट आ गई। बिकुना फैब्रिक दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा होता है। यह एक दुर्लभ प्रकार का ऊन है जो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों में पाए जाने वाले बिकुना जानवरों से प्राप्त होता है। बिकुना ऊन बेहद महीन, मुलायम और गर्म होता है। अनवी सोचते हुए बोली तो जजिस के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु के चेहरे की सारी स्माइल एक ही पल में गायब हो गई। अब क्या करेंगे आप? सच को तो छुपाया जा सकता है, लेकिन किसी की काबिलियत को नहीं। नमन ने इतना ही कहा और अभिमन्यु के केबिन से बाहर आ गया। इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ इतनी इंटेलिजेंट है। वाकई तुम्हें कपड़े के बारे में काफ़ी नॉलेज है और इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अभिमन्यु बोला और फिर मुस्कुरा दिया। इधर जजेस भी अनवी के सारे सवालों के जवाब सुनकर बहुत खुश थे। उसे जवाब दे दो, अभिमन्यु ने इंटरकॉम पर कॉल करके कहा। वेल डन मिसेज अनवी, यू आर क्वालिफाइड। आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। तीनों जजेस में से एक बोला तो अनवी के चेहरे की मुस्कुराहट दुगनी हो गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अनवी चहकते हुए तीनों जजेस से बोली। अनवी को खुश देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अनवी जल्दी से क्वेरी रूम से बाहर आ गई। उसने अपनी पॉकेट में से अपना फ़ोन निकाला और अभिमन्यु का नंबर डायल कर दिया। अभिमन्यु, मुझे जॉब मिल गई। अभिमन्यु के फ़ोन उठाते ही अनवी चहकते हुए बोली। जानता हूँ, अभिमन्यु बोला। आपको कैसे पता? अनवी बोली। मेरे ऑफिस में जॉब के लिए आई हो और मुझे ही पता नहीं चलेगा? अभिमन्यु बोला तो अनवी मुस्कुरा दी। कांग्रेचुलेसन्स,
अभिमन्यु बोला, थैंक्स, क्या आप मुझसे अभी मिल सकते हैं? अनवी बोली, नहीं, काम छोड़कर नहीं आ सकता। अगर बॉस को पता चला तो मुझे जॉब से निकाल देगा। अभिमन्यु बोला, ओ। अनवी थोड़ी मायूसी बोली, शाम 4 बजे होटल ग्रीन वैली में मिलते हैं, तुम्हारी जीत की सेलिब्रेशन के लिए। अनवी की आवाज़ में मासूमियत को महसूस करते हुए अभिमन्यु बोला। अभिमन्यु की बात सुनकर अनवी के चेहरे पर फिर से एक बड़ी सी स्माइल आ गई। हर दम बस यही कोशिश करता हूँ कोई ना चुराए तेरी खुशी, जिसकी मैं फिक्र करता हूँ खुद मैं भी नहीं। फोन कट करने के बाद अभिमन्यु खुद से बोला। तभी अभिमन्यु के केबिन का डोर खुला और नमन भागते हुए अंदर आ गया और अभिमन्यु के गले से लग गया। उसे ऐसे करते देखकर अभिमन्यु उसे हैरानी से देखने लगा। तुझे क्या हुआ? अभी अभी तो मुंह फुलाकर बाहर गया था और अभी वापस आ गया। अभिमन्यु नमन से बोला। थैंक यू भाई, नमन बोला और उसने अभिमन्यु के गाल को चूम लिया। क्या कर रहा है तू? अभिमन्यु ने नमन को अपने से दूर किया और अपनी आर्म से अपने गाल को साफ कर लिया। आपने भाभी को जवाब दे दी, इसके लिए थैंक यू। नमन बोला। हाँ, अभिमन्यु ने इतना ही कहा और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। लेकिन आपने अपना फैसला कैसे बदल लिया? नमन ने पूछा। अनवी की खुशी के लिए। बहुत खुश नजर आ रही थी वो। और फिर किसी ने मुझसे कहा था कि काबिलियत को झुटलाया नहीं जा सकता। अभिमन्यु बोला। अच्छा, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि भाभी बहुत काबिल है, तो फिर इतना टफ इंटरव्यू क्यों लिया? नमन बोला, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि अपनी नाकाबिल बीवी को जॉब पर रख लिया है। और फिर जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू था, कैंडिडेट को उसके लिए परफेक्ट भी होना चाहिए। अभिमन्यु बोला तो नमन मुस्कुरा दिया। आपको समझना ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नमन बोला। हाँ, मेरे लिए एक कप कॉफी भिजवा देना। अभिमन्यु बोला तो नमन मुस्कुराते हुए वहां से बाहर आने लगा, तो अभिमन्यु ने उसे रोका। एस के फैशन हाउस का काम कहाँ तक पहुंचा? अभिमन्यु ने पूछा। भाई, बस कुछ ही दिनों का काम बाकी है। होप सो कि नेक्स्ट वीक वो कंपनी आर्ट टेक्सटाइल के अंडर होगी। नमन बोला तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। गुड, अभिमन्यु बोला और फिर अपने काम में लग गया। अनवी अभी घर पहुंची ही थी कि उसका फोन बज उठा। अनवी ने देखा तो स्नेहा का फोन था। कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? अनवी ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई। बहुत अच्छा, लेकिन। अनवी बोली। क्या लेकिन? स्नेहा ने पूछा। उन्होंने मुझसे कपड़े के बारे में बहुत तरह तरह के सवाल पूछे। मुझे खुद नहीं पता कि उनके आंसर मुझे कैसे आते थे। अनवी खुद पर हैरान होते हुए बोली। इसमें कौन सा मुश्किल काम है? लेडीज को कपड़ों के बारे में ज्यादा पता होता है। इसके लिए उन्हें किसी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। स्नेहा बोली। हाँ, अनवी ने इतना ही कहा। अच्छा, चलिए छोड़, बता, पार्टी कब दे रही है? स्नेहा बोली। जब तू कहे। अनवी बोली। तो आज शाम को पक्का? स्नेहा बोली। नहीं, आज शाम तो अब मन्नू के साथ बाहर जा रही हूँ मैं। अनवी बोली। ओहो, पति के लिए दोस्त को भूल गई। स्नेहा बोली। तुझे मैं कभी भूल सकती हूँ क्या? अनवी बोली तो स्नेहा हंस दी। मजाक कर रही थी। एंजॉय योर इवनिंग। तेरे लिए गिफ्ट ऑर्डर किया है, तुझे कल शाम तक मिल जाएगा। स्नेहा बोली। अच्छा, क्या ऑर्डर किया है? अम्मी ने पूछा। हाँ, गिफ्ट में क्या है ये बताया नहीं जाता, कल जब गिफ्ट मिल जाएगा तो देख लेना। स्नेहा बोली। हाँ, अनवी ने इतना ही कहा। चल अब बाय, स्नेहा बोली और उसने फोन काट दिया। अनवी अभी फोन बैग में रखने ही वाली थी कि उसके फोन पर स्नेहा का मैसेज बीप हुआ। अच्छे से रेडी होकर जाना शाम को, ताकि अब मन्नू की नजर तुझ पर से हटे ही नहीं। मैसेज पढ़ते हुए अनवी मुस्कुरा दी। दिल्ली। एक बड़े से घर के आगे एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सारा उतरी और घर के अंदर आ गई। विवान कहाँ है? सारा ने सामने खड़ी विवान की मेड से पूछा। साहब ऊपर अपने कमरे में है। मेड बोली तो सारा जल्दी से उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे विवान के कमरे की तरफ जाते देखकर मेड सारा के पीछे भागी। अरे मैडम रुकिए, मेरी बात सुनिए, आप ऐसे उनके कमरे में नहीं जा सकती। मेड बोली तो सारा के कदम वहीं रुक गए। वो मेड की तरफ मुड़ी और उसे घूरने लगी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? सारा मेड को गुस्से से घूरते हुए बोली। आई एम सॉरी मैम। सारा के गुस्से को देखकर मेड पीछे हट गई। दोबारा कभी मुझे रोकने की कोशिश मत करना,
वरना इस घर में तो क्या, इस दुनिया में नजर नहीं आओगी, समझी तुम। सारा गुस्से से मेड को घूरते हुए बोली और ऊपर विवान के कमरे की तरफ बढ़ गई। मेड बस उसे जाते हुए देखती रही। तुझे किसने कहा था कि इस चुड़ैल सुलझने के लिए एक नंबर की बदतमीज औरत है ये? विवान की दूसरी मेड रानी बोली। मुझे क्या पता था कि कौन है ये, मैंने तो कल ही ज्वाइन किया है ना, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही थी, वो मेड बोली। अब पता चल गया ना, तो आगे से इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। कहने को तो ये अनन्या मैडम की बहन है, लेकिन एकदम उनसे उलट, रानी बोली। ये अनन्या मैडम कौन है? पहली मेट बबीता ने पूछा। तो रानी ने इधर उधर देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे किचन में ले आई। क्या हुआ, यहाँ क्यों ले आई? बबीता बोली। अगर वो चुड़ैल सुन लेती तो हमारी इस घर से छुट्टी हो जाती, रानी बोली। अब बताओ कौन है अनन्या मैडम? बबीता ने पूछा। है नहीं थी, रानी बोली। तो बबीता हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। बहुत सुंदर थी वो, दिखने में बिल्कुल परियों की तरह। उनका दिल था, वो जब भी इस घर में आती थी तो ढेर सारी खुशियां लेकर आती थी, लेकिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र ही लग गई। आज भी याद है मुझे वो दिन, जब मैंने आखिरी बार उन्हें यहाँ इसी घर की चौखट पर देखा था रोते हुए। फ्लैशबैक। विवान, विवान दरवाज़ा खोलो, अनन्या एंट्रेंस डोर पर नॉक करते हुए बोली। विवान प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं जानती हूँ कि जो भी हुआ सब गलत हुआ, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। विवान प्लीज, अनन्या रोते हुए बोली, लेकिन विवान को सुनने को तैयार ही नहीं था। गुस्से में विवान का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। अनवी का सारा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था और रोते रोते उसकी सांसें भी फूल रही थी। अनन्या को रोता देखकर रानी अभी डोर की तरफ बढ़ी ही थी कि विवान ने उसे रोक दिया। कोई जरूरत नहीं है डोर खोलने की, विवान गुस्से में बोला। लेकिन साहब, वो अनन्या मैम, रानी बोली। वो अपने आप चली जाएगी, इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अगर किसी ने उसके लिए दरवाजा खोला तो वो भी उसके साथ इस घर से जा सकता है, विवान बोला और ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वर्तमान। रानी अतीत के पन्नों में ही कहीं खोसी गई थी। बबीता ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो होश में आई। फिर उसके बाद क्या हुआ दीदी? बबीता ने रानी से पूछा। विवान सर के जाने के बाद जब मेरा दिल नहीं माना तो मैंने डोर खोला और बाहर आई, लेकिन अनन्या मैम मुझे कहीं नजर नहीं आई और अगले दिन पता चला कि एक एक्सीडेंट में वो चल बसी, रानी बोली। अनन्या को याद करके उसकी आंखें नम हो गई थी। इधर सारा विवान के रूम में आई तो विवान बाथरूम में नहा रहा था। बेड पर पड़ा हुआ विवान का फोन उसे नजर आया तो उसने झट से फोन उठा लिया, लेकिन फोन लॉक्ड था। सारा ने बहुत कोशिश की लेकिन लॉक नहीं खुला। आखिर क्या पासवर्ड हो सकता है इसके फोन का, सारा खुद से बोली। फिर उसने कुछ सोचा और फोन पासवर्ड लगा दिया। इस बार फोन का लॉक खुल गया। पासवर्ड लगते ही फोन का लॉक खुलने से सारा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अनन्या की डेट ऑफ बर्थ, इसका पासवर्ड, इतना कुछ हो गया, लेकिन इसके सर से अनन्या का भूत ही नहीं उतरता। यह जब उसे अपने दिल से निकालेगा और मुझे अपने दिल में जगह देगा, सारा फोन को घूरते हुए बोली। तभी बाथरूम से विवान बाहर आया और सामने खड़ी सारा के हाथ में अपना फोन देखा तो वो गुस्से से भर गया। उसने सारा के हाथ से अपना फोन छीन लिया। कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, विवान सारा को घूरते हुए बोला। सारा की नजर विवान पर गई तो वो उसे देखती ही रह गई। विवान अभी नहाकर आया था तो कपड़ों के नाम पर उसने कमर पर एक टॉवल ही पहना हुआ था। गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी, उसके बालों से टपकता पानी उसके कंधे को भिगो रहा था। सारा की नज़र तो मानो उस पर ही गड़ गई थी। उसे देखकर सारा का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। विवान ने सारा को अपनी ओर ऐसे देखते पाया तो वो उसके सामने से हट गया और अपनी अलमीरा की ओर बढ़ गया। किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करके आना चाहिए। आई एम श्योर कि इतने तो मैनर्स होंगे ना तुम में, विवान बोला। नॉक करके दूसरों के कमरे में आते हैं, अपने पति के कमरे में नहीं, सारा मधोस आवाज में बोली। उसने अपनी बाहों को विवान के सीने पर डालकर उसे पीछे से हक कर लिया। अभी हम पति पत्नी हुए नहीं हैं, विवान बोला और उसने सारा के हाथों को अपने सीने पर से हटा दिया। सारा उसे फिर से घूरने लगी। तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागते रहते हो? सारा विवान को अजीब नजरों से घूरते हुए बोली।
मैं क्यों तुमसे दूर भागूंगा? वैसे कोई जरूरी काम से आई थी क्या? विवान ने बात बदलते हुए बोला। हाँ, वो मिस्टर सिन्हा है ना, उनकी कंपनी एसके फैशन हाउस से हमारी कंपनी की डील साइन हो गई है। सारा बोली। ओह कांग्रेस। विवान बोला। परसों मुझे मुंबई जाना है डील के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। सारा बोली तो विवान उसकी तरफ देखने लगा। ये तो वही कंपनी है जहाँ दीपा और अनवी काम करती थी, और अगर सारा का सामना अनवी से हो गया तो, और उसने भी अनवी को अनन्या समझ लिया तो। विवान सोचते हुए बोला। क्या हुआ? कहाँ खो गए? सारा बोली तो विवान अपने सवालों की उधेड़ बुन से बाहर आया। हम डील के लिए मुंबई क्यों जाएं? मिस्टर मेहता भी तो दिल्ली आ सकते हैं ना? विवान बोला। ओह कम ऑन विवान, डील हमें चाहिए उन्हें नहीं। कभी कुएं को प्यासे के पास आते हुए देखा है क्या तुमने? सारा बोली। तो विवान उसकी तरफ देखने लगा। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी शादी से पहले इतनी बड़ी डील हमारे हाथ लगने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। परसों रेडी रहना चलने के लिए। सारा खुश होते हुए बोली, और उसने विवान के गाल पर किस करके उसे बाय बोला और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद विवान गहरी सोच में पड़ गया। मुंबई शाम का समय। अभी अपने रूम में मिरर के आगे बैठी रेडी हो रही है। उसने जीन्स और टॉप पहना हुआ है। उसने अपने बालों को कॉम्ब किया और उन्हें खुला छोड़ दिया। होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई हुई है। बहुत ही प्यारी लग रही है वो। अनवी ने घड़ी पर टाइम देखा तो 3:30 हो रहे थे। अनवी ने जल्दी से अपना बैग लिया और घर को लॉक करके नीचे आ गई। उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और होटल ग्रीन वैली की तरफ बढ़ गई। कुछ समय बाद अनवी ने अपनी स्कूटी को होटल ग्रीन वैली के पार्किंग एरिया में पार्क किया और अंदर आ गई। उनके लिए टेबल पहले से ही रिजर्व था। अनवी जाकर टेबल पर बैठ गई और अब मन्नू के आने का इंतजार करने लगी। अनवी ने अपने हाथ पर लगी वॉच में टाइम देखा तो 4:30 बज रहे थे। मुझे भी ना इनकी बात माननी नहीं चाहिए थी। हर बार की तरह लेट। अब पता नहीं और कितना इंतजार करवाएंगे। इससे अच्छा तो मैं स्नेहा के साथ ही आ जाती। अम्बी खुद से बोली। फिर उसने अपने बैग में से अपना फोन निकाला और अब मन्नू को फोन करने लगी तो अचानक रुक गई। नहीं, आज मैं भी आपको कॉल नहीं करने वाली। मैं भी देखती हूँ कि और कितना इंतजार करवाते हैं आप मुझे। अम्बी खुद से बोली। हे अनबी। पास से गुजर रहे जतिन खुराना ने अनबी को देखा तो बोला। अनबी की नजर उस जतिन पर गई तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। लुकिंग गॉर्जियस। जतिन अनवी को देखते हुए बोला और चेयर खींचकर उसके पास बैठ गया। अनवी ने उसकी किसी बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा। उसने उसे एक नज़र घूर कर देखा और फिर अपना बैग उठाकर वहां से बाहर की ओर जाने लगी तो जतिन उसके आगे आकर खड़ा हो गया और अनवी का रास्ता रोक लिया। अनवी पीछे की ओर मुड़ी तो जतिन फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। देखो, मैं बेवजह तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, इसलिए चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो। अनवी बोली। लेकिन मुझे तो तुम्हारे मुंह लगना है। जतिन अनवी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। दीपा की शादी में तुम्हारे साथ क्या हुआ था भूल गए क्या? बेवजह यहाँ भी तमाशा बन जाएगा। अनवी बोली। कैसे भूल सकता हूँ? जतिन अनवी को घूरते हुए बोला। तो अभी तुम मेरे सामने से हट रहे हो या यहाँ सभी के सामने अपनी जूती उतारूं? वैसे भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, भरता बनाकर रख देंगे तुम्हारा। अम्बी गुस्से से बोली। जतिन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा ही था कि उसे सामने से आता हुआ मन्नू दिखाई दिया। आज तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक दिन अपनी बेइज्जती का बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। अगर तुम्हें अपनी जूती के नीचे ना लाया तो मेरा नाम भी जतिन नहीं। जतिन अनबी से बोला और वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर अनबी ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अनबी ने अपनी वॉच में टाइम देखा तो 5 बज रहे थे। अब वेट करने से क्या फायदा? वैसे भी इस चुरकुट की शक्ल देखकर सारा मूड स्पॉइल हो गया। अनबी बोली और आगे बढ़ी तो अब मन्नू से टकरा गई। अरे कहाँ जा रही हो? अभिमन्यु बोला। घर। अनबी अभिमन्यु को घूरते हुए बोली। लेकिन घर क्यों? अभिमन्यु बोला। तो और क्या करूं? पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठे पागलों की तरह आपका वेट कर रही हूँ। और आप तो आर्ट टेक्सटाइल के मालिक हो। आपके पास कहाँ टाइम है किसी के लिए? अनवी अभिमन्यु पर गुस्सा करते हुए बोली। हाँ, मामला ज्यादा ही गर्म है। अभिमन्यु खुद से बोला। अनवी, मैं जानता हूँ कि मैं लेट हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुनो।
अब मन्नू अनवी को उसके कंधों से पकड़ते हुए बोला, हटिए, मुझे आपसे ना कुछ सुनना है और ना बात करनी है। गुस्से में अनवी ने अब मन्नू के हाथों को अपने कंधों से हटा दिया। अनवी आगे की ओर बढ़ गई। अब मन्नू भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अब मन्नू ने अनवी का हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़िए, अनवी गुस्से में बोली। भाई, मैं नहीं छोड़ रहा, अभिमन्यु बोला। वहां बैठे लोगों की नजर अभिमन्यु पर गई तो उन्हें लगा कि वो लड़की को परेशान कर रहा है। सब उठकर उन दोनों की ओर बढ़ गए। अरे, क्यों तंग कर रहे हो इस लड़की को? आसपास बैठे लोग उठकर अनवी की साइड आकर खड़े हो गए। अनवी और अभिमन्यु हैरानी से उनको देखने लगे। दिखने में तो अच्छे करके लगते हो, शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? आसपास इकट्ठे हुए लोगों में से एक लेडी अभिमन्यु से बोली। तो अनवी और अभिमन्यु हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। आंटी, ऐसी बात नहीं है वो। अभिमन्यु इतना बोला ही था कि एक लड़के ने उसका कॉलर पकड़ लिया और बोला, बहुत जवानी चढ़ी है तुझ पर। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।